हे एवरीवन, दिस इज एजुकेटेड डॉक्टर साक्षी बरनवाल। बच्चों, आज हम करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल। तो आज हम बात कर रहे हैं सेल साइकिल में इंटरफेस के बारे में। कल हमने माइटोसिस एंड मियोसिस देखा था, उनके डिफरेंसेस देखे थे, सेल साइकिल देखा था। इसके बाद हमने देखा था सेल साइकिल में दो फेज होते हैं, इंटरफेज और एम फेज, राइट। तो आज हम इंटरफेज के बारे में जानेंगे कि क्या क्या होता है इस फेज में एंड व्हाट ऑल इज गोइंग टू हैपन जस्ट बिफोर द माइटोसिस और मियोसिस डिवीजन। ओके, चलिए तो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, मेरा नाम है डॉक्टर साक्षी बरनवाल एंड आई एम ए BDS गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम MS Ramaiya डेंटल कॉलेज। सो अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ डेंटिस्ट, आई एम ए वेरी पैशनेट एजुकेटर। इसके अलावा आई एम ए सोशल वर्कर, अ मोटिविस्ट एंड सो मेनी थिंग एल्स। तो बच्चों, जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया, फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको हैंड रिटन नोट्स, अपडेट, सारे अपकमिंग सेशंस, एवरीथिंग यू विल गेट ओवर हियर। डू नॉट वरी अबाउट इट। ज्वाइन कर लीजिए फटाफट से। डॉक्टर साक्षी बरनवाल के नाम से ये टेलीग्राम चैनल प्रेजेंट है और आपको इस चैनल पे लेटेस्ट अपडेट्स भी मिलेंगी कि क्या हो रहा है नीट के बारे में, बोर्ड्स के बारे में, एवरीथिंग। ओके, तो बच्चों आज हमारा टॉपिक है इंटरफेस। क्या है इंटरफेस बच्चों? फेजेस ऑफ सेल साइकिल, पीरियड बिटवीन वन सेल डिवीजन टू द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट सेल डिवीजन को हम क्या कहते हैं? इंटरफेज। बेसिकली जो मेन डिवीजन फेज होता है यानी कि एम फेज, उस फेज को कनेक्ट करने वाले जो फेजेस होते हैं उसको इंटरफेज कहते हैं। तो पहले इंटरफेज आता है, फिर डिवीजन फेज में एम फेज आता है जहां प्रॉपर डिवीजन हो रहा होता है, उसके बाद वापस से इंटरफेज आ जाता है। तो ऐसे ही साइकिल चलती रहती है, ठीक है। नो विजिबल चेंजेस आर ऑब्जर्व्ड एट दिस स्टेज। तो ध्यान से सुनिएगा, ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था। इंटरफेस रेस्टिंग फेज के नाम से भी जाना जाता है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज इंटरफेस से रिलेटेड है, जब हमने सेल यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ा था उसमें हमने न्यूक्लियस जब पढ़ा था, तो हमने जब बोला था कि न्यूक्लियस को बेस्ट स्टडी कब करते हैं? इंटरफेस के दौरान। क्यों? क्योंकि इस समय सेल रेस्टिंग फेज में होता है, ठीक है, स्टार्ट करने वाला होता है अपने रेप्लिकेशन एंड ऑल, ठीक है। तो इससे पहले सारे रेस्टिंग फेज में सब चीजें रहती हैं, तो बहुत ही क्लियरली विजिबल होता है कि न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो एज सच कोई चेंज इंटरफेज में नहीं देखा जाता है। सेल प्रिपेयर्स इटसेल्फ फॉर बोथ सेल ग्रोथ एंड सेल DNA रेप्लिकेशन, सो दिस फेज इज ऑल्सो नोन एज प्रेपरेशन फेज। रेस्टिंग फेज तो है, लेकिन ये साथ साथ प्रेपरेटरी फेज है जिसमें सेल अपने आप को तैयार रखता है कि भाई अब मुझे ग्रोथ में इन्वॉल्व होना है, अब मुझे अपना DNA रेप्लिकेट करना है। ये सारी चीजों के लिए भाई तैयार हो जाओ, क्योंकि अब हम इस फेज के बाद मूव करेंगे नेक्स्ट फेज की तरफ। और एक और इम्पोर्टेंट चीज है, जो इंटरफेज है वो 95% ऑफ टाइम ले लेता है किसका? टोटल सेल साइकिल का। तो सेल साइकिल अगर 100% है यानी कि 100 घंटे का सेल साइकिल है, तो उसमें 95 आवर्स आपके इंटरफेज में ही चला जाता है। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट डाउन। देखो यहाँ पे भी दिया है 95% ऑफ टोटल ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल लास्ट इन दिस फेज। A series of metabolic changes occurs during interphase। तो जब हम इंटरफेज की बात कर रहे हैं तो वो भी 3 फेजेस में डिवाइडेड है बिफोर द एम फेज। तो इंटरफेज के अंदर ऑलरेडी 3 फेज प्रेजेंट है। तो यहाँ पे जो डायग्राम बना हुआ है, यहाँ पे आपको बहुत ही क्लियरली मेंशन्ड है कि क्या है, ये पूरा आपका इंटरफेज है। क्या पूरा ये आपका इंटरफेज है यहाँ से, और ये बीच में आपका क्या आता है? एम फेज। ये एम फेज है, बाकी सारा इंटरफेज है। तो 3 डिवीजन होते हैं, पहला G1 फेज, फिर S फेज, फिर G2 फेज। तो पहला G1 दे रहा है, ठीक है, G1 फेज, बहुत प्यारा सा नाम है। जब आपका DNA सिंथेसिस टेक्स प्लेस, ठीक है, DNA सिंथेसिस होने वाला, उससे जस्ट पहले जितनी भी चेंजेस आपके सेल में देखी जाती हैं वो इस G1 फेज में होती है। यानी सेल ग्रो कर रहा है, सिर्फ ग्रो कर रहा है, नथिंग एल्स। एस फेज में DNA अपने आप को सिंथेसाइज करता है, रेप्लिकेट करता है। DNA का रेप्लिकेशन एस फेज में होता है। यस, DNA रेप्लिकेट्स, बट क्रोमोसोम डू नॉट। बहुत ध्यान से सुनिएगा ये लाइन। DNA रेप्लिकेट होता है इस फेज में, बट
क्रोमोसोम सेम रहता है। और G2 फेज है जब डीएनए सिंथेसिस या रेप्लिकेशन कंप्लीट हो चुका रहता है, तब अपने सेल ऑर्गेनल्स कुछ होते हैं वो सारे डुप्लीकेट कर जाते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा सेल को अपने आप को डबल करना पड़ेगा, तभी वो 2 डॉटर सेल बना पाएगा। क्लियर है? तो ये 3 फेज है G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। पहले देखेंगे G1 फेज जो कि सिर्फ ग्रोथ फेज है, या फर्स्ट गैप फेज इन्हें कहा जाता है, प्री डीएनए सिंथेटेस फेज। corresponds to interval between mitosis and initiation of DNA replication। तो माइटोसिस का जो पूरा प्रोसेस है उसके और डीएनए रेप्लिकेशन के बीच में जो ड्यूरेशन होती है उसको G1 फेज कहते हैं। ठीक है, ये बेसिकली बस ग्रो करेगा, सेल अपने अंदर एक्टिविटी बढ़ा लेता है, सो सेल बिकम्स मेटाबॉलिकली वेरी एक्टिव एंड इट ग्रोज, अपने अंदर कंस्टिट्यूएंट को बढ़ाने लगता है, वो सेल ऑर्गेनल बढ़ने लगते हैं, उनका कंटेंट बढ़ने लगता है। ठीक है, दे ऑल स्टार्ट इंक्रीजिंग, और सेल में रैपिडली प्रोटीन सिंथेसिस, आरएनए, ठीक है, बनने लगते हैं बहुत तेजी से। प्रोटीन की अवेलेबिलिटी से, प्रोटीन के फॉर्मेशन से, रैपिड सिंथेसिस की वजह से नया प्रोटोप्लाज्म का फॉर्मेशन होता है और इस तरह सेल ग्रो करने लगता है, डक 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 डक। ठीक है, अचानक से उसके अंदर प्रोटोप्लाज्म बढ़ने लगेगा क्योंकि इस प्रोटीन का सिंथेसिस तेज हो गया है। सेल ग्रोज मैक्सिमम इन G1 फेज। तो सबसे ज्यादा ग्रोथ कहाँ देखी जाती है, किसमें देखी जाती है बच्चों? G1 फेज में मैक्सिमम ग्रोथ देखी जाती है। ठीक है, तो एवरीथिंग ग्रोज। ठीक है, मेनली क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस ज्यादा हो रहा है जिसकी वजह से आपका क्या बढ़ रहा है, प्रोटोप्लाज्म बढ़ रहा है, राइट। इसके साथ साथ आरएनए का भी सिंथेसिस, आरएनए सिंथेसिस भी इंक्रीज हो चुका होता है, ये सारी चीजें बढ़ गई होती हैं, राइट। तो ये आपकी साइकिल है, सबसे पहले G1 फेज आता है, फिर S फेज, फिर G2 फेज और फिर M फेज आता है जहां पे आपका माइटोसिस होता है। ठीक है, ये बीच में कोई फेज कूद के बाहर निकल गया है, इसको कहते हैं G0 फेज, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो जैसा कि आपने देखा है, S फेज, G1 फेज खत्म हो गया, सेल ग्रो कर गया, बढ़ गया साइज में, एकदम तंदुरुस्त बन चुका है। अब हमारा सेल आएगा S फेज में जहां पे एक्चुअली डीएनए सिंथेसिस होगा। S फेज इज सिंथेटेस फेज। ओके, तो यहाँ पे डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है, किस डीएनए का, जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। बहुत सारे डीएनए के मॉलिक्यूल्स आपके न्यूक्लियस के बाहर भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो इस फेज के किसी भी स्टेज पे रेप्लिकेट कर सकते हैं। लेकिन जो न्यूक्लियर डीएनए होता है, जो हेरिडिटरी का सारा मटेरियल रखा रहता है, वो कब रेप्लिकेट करता है, सिर्फ एस फेज में। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, न्यूक्लियर डीएनए ही इस समय अपने आप को रेप्लिकेट करता है और उसके साथ साथ अटैच होते हैं हिस्टोन प्रोटीन, जो कि वो भी इनका भी सिंथेसिस बढ़ जाता है। रेप्लिकेशन ऑफ साइटोप्लाज्मिक डीएनए में आकर एनी स्टेज ऑफ सेल साइकिल। यस, तो जो साइटोप्लाज्म में डीएनए है वो कभी भी किसी भी स्टेज पे अपने आप को रेप्लिकेट कर सकते हैं, लेकिन जो न्यूक्लियर डीएनए वो सिर्फ एस फेज में करेगा। अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो जाता है। मान लो डीएनए का अमाउंट 2D था, मान लो, ठीक है, इसको बढ़ा के 4 डीएनए कर देगा। ठीक है, समझ लो, तो इतना रेप्लिकेशन देखा जाता है। देखो, इफ द इनिशियल डीएनए इज डिनोटेड बाय 2C, इट इंक्रीजेस टू 4C। बहुत सिंपल है, मेरा एग्जाम्पल चोरी कर लिया, मैंने डी लिया, उनने सी लिया है। देयर इज नो इंक्रीज इन क्रोमोसोम एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, वेरी, क्योंकि यहाँ बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि क्रोमोसोम का नंबर नहीं बढ़ रहा है, सिर्फ डीएनए के कंटेंट का नंबर बढ़ रहा है। यहाँ पे आप देखोगे सेंट्रोमियर है, एक एक क्रोमोसोम है, उसी की तरह और क्रोमोसोम है। ये कैसे हैं, ये सिंगल है, इसमें कोई सिस्टर क्रोमैटिड नहीं प्रेजेंट है, लेकिन जब ये रेप्लिकेट करते हैं इसमें आपके सिस्टर क्रोमैटिड का फॉर्मेशन हो जाता है। समझ रहे हो, तो सिस्टर क्रोमैटिड बढ़ी है बट क्रोमोसोम उतना ही है। डीएनए रेप्लिकेट कर रहा है, क्रोमोसोम का नंबर सेम है अभी फिलहाल के लिए। तो चाहे G1 फेज लेंगे चाहे S फेज लेंगे, सब में क्रोमोसोम
फिक्स्ड रहता है 2n। इन एनिमल्स फेज ड्यूरिंग एस फेज डीएनए रेप्लिकेशन बिगिंस इन द न्यूक्लियस एंड सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स इन द साइटोप्लाज्म। अब ध्यान से सुनना, डीएनए आपका रेप्लिकेट करता है एस फेज में, लेकिन साथ साथ आपके साइटोप्लाज्म में सेंट्रियोल भी प्रेजेंट होते हैं, वो भी डुप्लीकेट करते हैं। क्यों डुप्लीकेट करते हैं? क्योंकि इन्हें स्पिंडल फॉर्मेशन में मदद करना है। ठीक है, तो एक से काम नहीं चलेगा, इन्हें अपने आप को रेप्लिकेट करना पड़ेगा ताकि ये दोनों पोल्स में जाके अपने अरेंज हो जाएं जब डिवीजन शुरू हो गया हो। क्लियर है? तो सेंट्रियोल भी डुप्लीकेट होगा क्योंकि आगे इनका बहुत इंपॉर्टेंट काम है, और ये सिर्फ किस में पाए जाते हैं? एनिमल सेल में। किस में बच्चों? एनिमल सेल में। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक सबको? जल्दी से बचा दीजिए, लिख दीजिएगा बिंगो नीचे। नेक्स्ट आएंगे हमारे G2 फेज। G2 फेज, G1 फेज हो गया, ग्रोथ हुआ, S फेज हो गया, डीएनए रेप्लिकेट किया। अब G2 में क्या होने वाला? तो G2 फेज जस्ट डीएनए सिंथेसिस के बाद होता है, यानी इस स्टेज पे डीएनए का रेप्लिकेशन बंद हो जाएगा और इस स्टेज के तुरंत बाद माइटोसिस शुरू होगा। तो ये बहुत ही क्रूशियल फेज है जहाँ पे कुछ चीज़ें बंद भी हो रही है और बहुत सी चीज़ें शुरू होने वाली हैं। तो ये इंटरमीडिएट है, तो जितनी भी चीज़ें बची कुची रह जाएंगी जो G1 और S फेज में नहीं हो पाई रहेंगी, वो सारी G2 में कॉम्पनसेट होगा, क्योंकि इसके बाद तुरंत उसको डिवीज़न कर लेना है। तो इस वक्त जितना भी डीएनए रेप्लिकेशन में कोई भी अगर मिस्टेक हुई होगी, वो सारा आपका उसको कवर अप कर दिया जाता है इस फेज में। ड्यूरिंग दिस फेज डीएनए सिंथेसिस स्टॉप हो जाता है, बंद हो जाता है बिल्कुल से, और प्रोटीन जो चाहिए रहता है माइटोसिस में वो सारी सिंथेसाइज हो रही होती हैं और बहुत हद तक हो चुकी रहती हैं और सेल ग्रोथ करते रहता है स्टिल। रिपेयर ऑफ डैमेज डीएनए, अगर कोई डीएनए रेप्लिकेशन के बाद डैमेज हो गया है, ठीक है, उसको भी हील करता, रिपेयर करता है इस फेज में G2 फेज। इसके अलावा जो सेल ऑर्गेनल है जिनमें ग्रोथ देखी गई है, सिर्फ आपके डीएनए रेप्लिकेशन से, क्रोमोसोम के रेप्लिकेशन से, इनसे काम नहीं चलेगा, पूरे सेल को रेप्लिकेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये डॉटर सेल में डिवाइड कर रहा है, तो हर एक ऑर्गेनल को भी डुप्लीकेट करना है। तो G1 फेज में ये ग्रो तो किए थे, बट G2 फेज में जितने भी बड़े ऑर्गेनल है, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोल, प्लास्टिड, ये सारे अपने आप को पूरी तरह डुप्लीकेट कर लेते हैं ताकि ये रेडी रहें कि अब जब भी डिवीजन होगा तो हमें दो पार्ट में अलग हो जाना है। स्पेसिफिक मटेरियल जैसे कि फॉर एम फेज आर सिंथेसाइज्ड इन G2 फेज, जैसे कि ट्यूबुलिन प्रोटीन। ट्यूबुलिन प्रोटीन क्या है? स्पिंडल फॉर्मेशन में मदद करता है। स्पिंडल फाइबर जो बनता है, एक्चुअली फॉर्मेशन क्या, स्पिंडल फाइबर्स जो बनते हैं उसमें प्रेजेंट होता है हमारा ट्यूबुलिन प्रोटीन, जो कि आपके सेंट्रियोल से अटैच होता है टुवर्ड्स द पोल इन एनिमल सेल। बाकी प्लांट सेल में वो नॉर्मली अपना स्पिंडल फाइबर अपने आप को अरेंज कर लेता है। ठीक है, अब आ जाएगा एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज, G0 फेज। ये कहाँ से आ गया भाई? हमने पढ़ा G1 फेज, हमने पढ़ा S फेज, हमने पढ़ा G2 फेज, अब ये G0 फेज क्या है? ये एक तरह का फेज है जो कि किसी किसी सेल में देखा जाता है G1 फेज के बाद। ठीक है, जब आपका सेल ग्रो कर जाता है, ठीक है, जब अपना सेल ग्रोथ दिखाता है, उसके बाद कुछ सेल ऐसे होते हैं जो कि G0 फेज में मूव कर जाते हैं। ठीक है, इस फेज में G0 फेज में मूव कर जाते हैं। अडल्ट एनिमल में देखा जाए तो हार्ड सेल जो कि डिवीजन नहीं करने जाते हैं, हार्ड सेल जो है वो नॉर्मली नहीं डिवाइड करते रहते हैं, वो तब डिवाइड करते हैं जब उनकी ज़रूरत पड़ती है। कुछ ऐसे सेल्स हैं हमारे बॉडी के अंदर, जैसे नर्व सेल हैं, वो जल्दी डिवाइड नहीं करते, उनका क्या कहता है, हीलिंग के लिए उन सेल्स को अलग से रखा जाता है इन ग्रोथ फेज, कि अगर कभी इनकी ज़रूरत पड़ गई तो इन सेल को इनके G0 फेज से निकाल दिया जाएगा और रिपेयर के लिए या रिप्लेसमेंट के लिए यूज़ कर लिया जाएगा। ये नॉर्मली डिवाइड नहीं करते हैं। यही सेल जो होते हैं ये क्या करते हैं, इंजर्ड या सेल डेथ को रिप्लेस करते हैं। ये सेल फर्दर डिवाइड नहीं करते हैं, इसलिए G1 फेज के बाद ही ये एग्जिट कर जाते हैं, यानी बाहर निकल जाते हैं पूरे साइकिल से और एंटर कर जाते हैं एक इनएक्टिव स्टेज में, जिसको हम क्विसेंट स्टेज कहते हैं और इसको G0 फेज के नाम से जाना जाता है। अगर आप इसका नाम लिखेंगे तो क्विसेंट फेज आपका स्टेज आता है, जब आपका क्या होता है, आपका सेल जो है इनएक्टिव स्टेज में चला जाता है, जब ये कोई डिवीजन नहीं शो करेगा, बस G1 फेज के बाद तुरंत साइकिल से बाहर हो जाता है।
Cell remains metabolically active but no longer divide unless called to do so depending upon the requirement of organism. सेल जो है एक्टिव तो रहता है बट ये इनएक्टिव फेज में चला जाता है और तभी इनका यूज किया जाता है जब इनकी रिक्वायरमेंट होती है. नॉर्मली ये सेल डिवाइड नहीं करते हैं जब तक इनकी ज़रूरत ना हो. तो ये याद रखना है आपको. अब मैं आपको फेजेस दिखा रही हूँ. देखो ये एम फेज है माइटोसिस वाला, ये आपका G1 फेज. इसके बाद ही ये G0 फेज में आपका क्विसेंस स्टेज में फेज में निकल गया है. ये रहा आपका G0 फेज जब कुछ सेल्स निकल जाते हैं और वह जब इनकी ज़रूरत होती है ये वापस से एस फेज की तरफ चल देते हैं. ये रहा एस फेज और ये रहा G2 फेज. तभी अपनी साइकिल कंप्लीट करके माइटोसिस कर लेते हैं. नॉर्मली ये अपने क्विसेंट इनएक्टिव फेज में रहते हैं. किस फेज में? इनएक्टिव फेज. ठीक है, चल. तो ये था हमारा G0 फेज जिसको हमें समझना ज़रूरी है क्योंकि ये क्वेश्चन अगेन बहुत फेवरेट है हमारे नीट एग्जाम के लिए. वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन ऑफ नीट एग्जाम. ठीक है, इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और बहुत गुगली क्वेश्चन भी बन सकते हैं जो आपको गुगली लगे बट होते नहीं है. अब सेल साइकिल के चेक पॉइंट क्या, सेल साइकिल कैसे रन करी. कुछ स्पेशल प्रोटीन होते हैं जो इन सेल साइकिल को रन करते हैं. इनका नाम है साइक्लिन प्रोटीन या MPF सीडीकेज MPF प्रोटीन. ठीक है, MPF प्रोटीन क्या होते हैं जल्दी बताइए. MPF प्रोटीन को 2-3 नाम से बोला जाता है. मल्टीप्लिकेशन, माइटोसिस. M को बहुत चीज से रेप्लिकेट किया जाता है. आप जल्दी से बताइए किसको किसको पता है MPF का फुल फॉर्म. तो ये जो एंजाइम होते हैं ये साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज होते हैं जो सेल साइकिल को रेगुलेट करते हैं. किस तरह रेगुलेट करते हैं बच्चों, कैसे रेगुलेट कर रहे हैं? ये काइनेज एंजाइम जो ATP से एक फॉस्फेट निकाल देते हैं. तो एनर्जी का यूज बहुत ज़्यादा होता है सेल साइकिल के दौरान. तो ये ATP में से एक फॉस्फेट निकाल लेते हैं और उस फॉस्फेट को कहाँ, दूसरे प्रोटीन में ऐड कर सकते हैं ताकि वो एक्टिवेट हो जाए और सारे प्रोसेस को कंटिन्यू कर पाए. काइनेज इज एक्टिवेटेड व्हेन कंबाइंड विद प्रोटीन कॉल्ड साइक्लिन. काइनेज कब एक्टिवेट होता है? जब साइक्लिन प्रोटीन कंबाइन करता है किसी प्रोटीन के साथ. ठीक है, जब काइनेज तब एक्टिवेट हो जब उसके साथ साइक्लिन कंबाइन करेगा. तो साइक्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है एक्टिवेट करने के लिए जितने भी प्रोसेसेस आगे होंगे. तो जब ये काइनेज एक्टिवेट होता है ये एक फॉस्फेट ग्रुप निकालता है ATP से और इसको दूसरे प्रोटीन के साथ जोड़ता है ताकि अब आगे की साइकिल कंटिन्यू हो पाए. ठीक है, इसके अलावा कहीं कहीं चेक पॉइंट होते हैं जहाँ पे साइक्लिन प्रोटीन की ज़रूरत होती है. कैसे? एट सम चेक पॉइंट, जैसे G1 से S फेज में गया, G2 से M फेज में हुआ, तो काइनेज एंजाइम को साइक्लिन चाहिए रहते हैं ताकि आप के सेल साइकिल को वो कंटिन्यू रख सके. तो काइनेज एंजाइम एक बार एक्टिवेट हो गया ऐसा ज़रूरी नहीं, उसको फिर से काइनेज साइक्लिन की ज़रूरत पड़ सकती है. तो साइक्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है बीच बीच में एक्टिवेट रखने के लिए, साइकिल को कंटिन्यू रखने के लिए. क्लियर है? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब G2 से M फेज में ट्रांजिशन होता है ये किसके थ्रू होता है? मैच्योरेशन प्रमोटिंग फैक्टर. बहुत लोग इसको M फेज प्रमोटिंग फैक्टर भी कहते हैं, बहुत लोग इसको माइटोसिस प्रमोटिंग फैक्टर भी कहते हैं. ये है हमारा MPF. ठीक है, जो कि M साइक्लिन और CDK2 साइटोकाइनेज के ही टाइप के एक एंजाइम से बनता है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा मेटाफेज चेक पॉइंट है, G1 चेक पॉइंट है और ये G2 चेक पॉइंट है. ये सारे चीज को आपका साइक्लिन रेगुलेट करता रहता है, इसको बीच बीच में गवर्न करेगा कि भाई ये प्रोसीजर आगे की तरफ बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिवीजन फेज ऑफ सेल साइकिल. अब हम M फेज पे आ जाएंगे जो कि एक्चुअली डिवाइड करता है. इसका ड्यूरेशन बहुत छोटा होता है. ठीक है, लगभग 5% ऑफ टोटल सेल साइकिल होता है जो कि 24 घंटे तक लास्ट करता है ह्यूमन सेल साइकिल में. ठीक है, ह्यूमन में सिर्फ 24 घंटे के अंदर ये M फेज गुजर जाता है. ठीक है, सॉरी 24 घंटे के अंदर पूरा सेल साइकिल गुजर जाता है जिनमें से लगभग 1 घंटा लेता है हमारा M फेज. 1 घंटे के अंदर ये कंप्लीट कर लेता है. M फेज रिप्रेजेंट द फेज व्हेन एक्चुअल सेल डिवीजन या माइटोसिस अकर. जब सच में डिवीजन हो रहा है. अभी तक तो चीजें रेप्लिकेट हुई हैं, डबल हुई हैं, अभी तक कोई डिवीजन नहीं देखा गया. यहाँ पे इस फेज में डिवीजन देखा जाता है. अगेन हमारा M फेज बहुत अलग अलग फेजेस में डिवाइडेड है जिसके बाद ये डिवीजन शो करता है. ठीक है,
ये दोनों में शो कर सकता है, हैप्लॉइड सेल हो या डिप्लॉइड सेल हो, दोनों में ही आपके माइटोसिस डिवीजन शो करता है। क्योंकि प्लांट में बहुत से ऐसे सेल्स होते हैं जो कि हैप्लॉइड के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं। एम फेज सबसे ड्रामेटिक पीरियड ऑफ सेल साइकिल बोला जाता है क्योंकि मेजर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्चुअली ऑल कंपोनेंट्स ऑफ सेल अकर्स इन दिस फेज। तो जितनी भी चीजें रेप्लिकेट की हैं उनका ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, उनको वापस से इकट्ठा अच्छे से अरेंज करने का काम इसी फेज में होता है, साथ साथ डिवीजन भी इसी फेज में हो रहा है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन पेरेंट एंड प्रोजेनी सेल इज सेम, इसलिए इसको इक्वेशनल डिवीजन कहा जाता है। एम फेज इज ऑल्सो नोन एज, या माइटोसिस इज ऑल्सो नोन एज इक्वेशनल डिवीजन। क्यों? क्योंकि जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमारे पेरेंट में होगा उतने ही डॉटर सेल्स में होंगे, क्योंकि जो हमारे क्रोमोसोम्स है वो डुप्लीकेट करते हैं, उसके बाद डिवाइड करते हैं। कैसे डुप्लीकेट कर रहे हैं ये माइटोसिस के डिफरेंट फेजेस में हम देखेंगे। इंटरफेज के बाद माइटोसिस के एम फेज का प्रोफेज शुरू होता है, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज एंड टीलोफेज। ये मेनली 4 फेजेस हैं जहाँ पे ये पूरा माइटोसिस का प्रोसीजर होता है, जब आपका क्रोमोसोम भी डुप्लीकेट करता है और फाइनली डिवाइड कर लेता है। एम फेज स्टार्ट्स न्यूक्लियर डिवीजन करेस्पॉन्डिंग टू सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम। तो सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है क्योंकि क्रोमोसोम डुप्लीकेट हो चुका रहता है एम फेज के अंदर, तो आपका क्रोमोसोम पहले न्यूक्लियस के थ्रू डिवाइड होता है। बाद में जब 2 न्यूक्लियस बन जाते हैं तो साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है और उसको क्या कहते हैं? साइटोकाइनेसिस। तो पहले कैरियोकाइनेसिस होता है, यानी कि डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, पहले डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस होता है, ठीक है, फिर होता है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, जिसको हम क्या कहते हैं? साइटोकाइनेसिस। ठीक है, क्लियर है? तो हम पढ़ेंगे अब क्या माइटोसिस में क्या क्या फेजेस, यानी एम फेज में क्या क्या फेजेस हैं, वो अगले लेक्चर में, जिसमें हमारा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज आता है। और ठीक है, तब तक के लिए देखते हैं नेक्स्ट क्लास में, देखते हैं कितना आपने अब तक का रिवीजन कर लिया है, ताकि आपको क्लैरिटी मिले। बहुत सारे स्टेजेस, बहुत सारे स्टेप्स आते हैं हर फेज में, तो एक बार में पूरा फेज अगर पढ़ाएंगे तो आप हो जाएंगे कंफ्यूज। इसलिए अभी तक जितना पढ़ा है जल्दी से एक बार रिवाइज करिएगा जरूर। एंड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, लेट मी नो ऑन टेलीग्राम और इंस्टाग्राम और इन दी कमेंट सेक्शन। अगर आपका कोई भी सजेशन है, कोई भी आपको चाहिए कि ऐसा कोई क्लास आपके लिए लाया जाए, तो डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ साथ अब मैं आपसे 2 सवाल पूछने वाली हूँ क्विज टाइम में, जिसका जवाब आपको अगेन नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। देखते हैं कौन सबसे सही जवाब देता है। एंड जाते जाते ये भी बता दूंगी, लाइक जरूर करिएगा वीडियो को इफ यू लाइक द लेक्चर, और अपने अटेंडेंस मार्क करिए। शेयर इट विथ ऑल योर फ्रेंड्स। शेयरिंग बेटा बहुत ज़रूरी है, जब तक आप शेयर नहीं करोगे बच्चों तक पहुंचेगा नहीं, और ये हमारी ड्यूटी है बच्चों की इस समय हर बच्चे तक लेक्चर पहुंचाया जाए। ठीक है, हर बच्चे को पढ़ने का पूरा हक मिले। ठीक है, और साथ साथ एक चीज़ और, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वो लाल बटन जरूर दबा दीजिएगा एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपको पता रहे कि कौन सा लेक्चर कब लॉन्च हो रहा है। वैसे मेरा डेली 12 PM एक लेक्चर लॉन्च हो रहा है। यस, हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। न्यूक्लियर डीएनए रेप्लिकेट्स इन दी डैश फेज। न्यूक्लियर डीएनए रेप्लिकेट्स इन दी डैश फेज। विच फेज इट इज? नेम द फेज। एंड सेकेंड क्वेश्चन इज साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है बेसिकली? ये 4 ऑप्शन, चूज द करेक्ट आंसर एंड टेल मी द आंसर. So that's it for today. Meet you till the next lecture. Thank you everyone. Like, share and subscribe जरूर करिएगा and definitely hit the bell icon, ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशन मिलते रहे। और बच्चों एक बात जाते जाते बोलेंगे, कोरोना चल रहा है, बी सेफ, बी एट होम, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे।